बात है साल 2010 की। एक तालिबानी कमांडर अफगान ऑफिशियल से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है और तालिबान एंड अमेरिका के बीच बातचीत के लिए हामी भरता है। इसके चलते अफगानिस्तान से निकलने के लिए जल्दी रहे अमेरिकन यानी CIA एंड ब्रिटेन की खुफिया जांच एजेंसी MI6 इस कमांडर के साथ मीटिंग करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग को शेड्यूल कर उस कमांडर को हजारों डॉलर देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में पता चलता है कि ये कमांडर तालिबान का सुप्रीम लीडर मोहम्मद ओमर के बाद सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, जिसका नाम था अख्तर मंसूर। सेकेंड मीटिंग में अख्तर मंसूर द्वारा बातचीत के लिए कुछ मांगे टेबल पर रखी जाती है और एट द एंड ऑफ मीटिंग फिर से कुछ $1000 उस तालिबानी कमांडर को अदा किए जाते हैं। अभी तक वेस्टर्न मीडिया में इस बातचीत की खबर पहुंच ही गई थी कि तभी अचानक थर्ड मीटिंग के बाद पता चलता है कि वो तालिबानी कमांडर दरअसल अख्तर मंसूर नहीं बल्कि कोई बहरूपिया था, जिसने अमेरिका को भारी डॉलर से ठग लिया था और इसके चलते CIA और MI6 को बड़ी नाचक्की सहनी पड़ती है। 2010 में हुए इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि तालिबान ने 2001 से 2010 इन 10 सालों में फिर से अफगानिस्तान में अपना बच जमा लिया था और अब अमेरिका भी तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत में एक इम्पोर्टेंट एलाई समझने लगती है। साल 2010 तक अमेरिका के सोच में आए इस बदलाव को एंड टू अंडरस्टैंड हाउ तालिबान रिप्लेस अमेरिका इन अफगानिस्तान, ये चीज़ें समझने के लिए हमें साल 2001 से साल 2020 इस वक्त के दौरान तालिबान एंड अमेरिका के बीच हुए कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स को समझना होगा। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ तालिबान लीडरशिप। अक्टूबर 2001 को अमेरिका 9/11 हमले के जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान में तालिबान पर बड़ी बमबारी की शुरुआत करता है, जिसमें तालिबान का भारी नुकसान रिपोर्ट किया जाता है। एक तालिबानी कमांडर मुल्ला केबल ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि साल 2001 में अफगानिस्तान में हुए अमेरिकन बमबारी इतनी भयावह थी कि हमारे सारे साथी हमारे आंखों के सामने मारे जा रहे थे और इस हमले से हमारी बस जान ही बच जाए तब भी बहुत था। तो इस अमेरिकन अटैक के बाद तालिबानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद ओमर और हाई लेवल तालिबानी कमांडर अफगान के बॉर्डरी इलाकों में आश्रय लेते हैं, तो मौलवी हुकुमजादा एंड मोहम्मद हक्कानी जैसे कई बड़े कमांडर अफगान पहाड़ियों से होते हुए पाकिस्तान में शरण लेते हैं। साल 2002 तक मोहम्मद ओमर के बाद कोई भी तालिबान की लीडरशिप एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन साल 2003 में तालिबान हुकूमत में गवर्नर रहे मुल्ला हुसैन एक लीडरशिप काउंसिल को क्रिएट करते हैं जो अफगानिस्तान के कंधार एंड हेलमंद प्रोविंस में ऑपरेट होती है। ये काउंसिल अफगानिस्तान के गार्दी जंगल एरिया में एस्टेब्लिश होने के कारण इसे गार्दी जंगल शूरा कहा जाने लगा। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं तो अफगानिस्तान में किसी भी काउंसिल को शूरा इस नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान में सोवियत रशिया के खिलाफ लड़े गए वॉर में अमेरिका से मिले हथियारों से ही जंगल गार्दी शूरा 2003 में अमेरिका के साथ जंग लड़ती रही, लेकिन किसी भी वॉर को चलाने के लिए रिक्वायर्ड फंडिंग एंड हथियारों के लिए इस शूरा को बड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। और गजब की बात यह रही कि सारी रुकावटों का कारण अमेरिका नहीं था बल्कि इसके जिम्मेदार तालिबान गवर्नमेंट में लीडर रहे तालिबानी कमांडर थे। ये सारे तालिबानी कमांडर अफगानिस्तान में बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे और कई मुल्कों से फंडिंग बना रखने के भी काबिल थे। इसी के चलते यह कमांडर सीक्रेटली एक लीडरशिप काउंसिल यानी रहबरी शूरा को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसे आगे साल 2005 में पब्लिक किया जाता है। इस शूरा के कई कमांडर पाकिस्तान के क्वेटा जिले में स्थित होने के कारण इस शूरा को क्वेटा शूरा भी कहा जाने लगा। तालिबानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद ओमर ने कभी इस शूरा में अपनी हाजिरी तो नहीं लगाई, लेकिन अपना एक पैगाम भेज यह बता दिया कि अब से क्वेटा शूरा ही तालिबान की इकलौती वैलिड लीडरशिप मानी जाएगी और इसी के चलते आगे गार्दी जंगल शूरा भी क्वेटा शूरा में ही मर्ज होती है। नाउ मूविंग टू सेकेंड इवेंट, हाउ तालिबान बिकेम पावरफुल स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। साल 2004 तक तालिबान एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी क्वेटा शूरा इतनी ताकतवर हो गई थी कि उन्होंने 2004 तक लगभग $20 मिलियन की फंडिंग जमा कर ली थी। इसी के चलते क्वेटा शूरा ने अफगानिस्तान के हर प्रोविंस में अपने शैडो गवर्नर भी पोस्ट कर लिए थे जो उन्हें इंटेलिजेंस, टैक्स कलेक्शन एंड मिलिट्री ऑपरेशन में सपोर्ट करते थे। और इसी तरह साल 2005 तक क्वेटा शूरा के मल्टीपल फाइटर ग्रुप्स अमेरिका के खिलाफ छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। दोस्तों, अभी आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट यानी अमेरिका ने खुद एस्टेब्लिश की हुई हामिद करज़ई की गवर्नमेंट के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ता होगा, लेकिन नहीं, ये सरासर गलत है। बल्कि अमेरिका तालिबान के अलावा अफगानिस्तान में प्रेजेंट कुछ वॉरलॉर्ड को पैसा देता और उनके मदद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखता, जिसका असर ये हुआ कि हामिद करज़ई की अफगान गवर्नमेंट विदाउट मनी कमज़ोर होती गई, जो अफगानिस्तान में बस काबुल और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह गई। तो दूसरे ओर अफगान वॉरलॉर्ड्स के जुल्म के चलते अफगानी लोगों का सपोर्ट भी तालिबान की ओर झुकने लगा। और सच में देखा जाए तो ऐसा भी नहीं था कि अफगान वॉरलॉर्ड्स अमेरिका को तालिबान के खिलाफ मदद करते, बल्कि ये लोग अमेरिकी ड्रोन हमलों का यूज़ अपने दुश्मनों को मारने के लिए कराते, जिसके चलते इन ड्रोन हमलों में कई अफगान सिविलियंस को अपनी जानें गंवानी पड़ी। साल 2006 तक तालिबान भलीभांति मजबूत हो चुका था और उन्होंने अभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ छोड़ पहली खुली जंग के लिए तैयारी कर ली थी, जिसका मकसद था तालिबान का इंपॉर्टेंट प्रोविंस कंधार को हासिल करना
और इसके लिए तालिबान अमेरिकन फोर्सेस की ताकत को टेस्ट करने हेतु 2006 में कुछ हमलों को प्लान करना स्टार्ट करता है, जिसमें वो तालिबान अटैक के बाद कितने टाइम में नाटो फोर्सेस रिस्पॉन्ड करते हैं, अमेरिका कौन से हवाई हमले करता है, क्या तालिबान उन हमलों को रिस्पॉन्ड कर सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करता है। लेकिन ड्यूरिंग द सेम टाइम तालिबान की इस प्लान अटैक और नंबर ऑफ तालिबान फोर्सेस के बारे में CIA को भी इंटेलिजेंस हासिल हो जाती है। लेकिन सोने पर सुहागा, तालिबान को भी ये पता था कि CIA के पास होने वाली नंबर ऑफ तालिबान फोर्सेस की इंफॉर्मेशन गलत है और इस जंग की शुरुआत होती है फेब 2006 को अफगानिस्तान के एक शहर संगीन में, जहां तालिबान के सरप्राइज अटैक के बाद 3 दिन चले जंग में दोनों साइड से भारी नुकसान होता है। इस हमले में तालिबान के 1000 से ज़्यादा हमलावर मारे गए और संगीन शहर पर भी तालिबान कब्जा न कर सका। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अमेरिका ये जंग जीत चुका था, क्योंकि अमेरिका की कमजोर इंटेलिजेंस के चलते 200 से ज़्यादा अफगान एंड अमेरिकन सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई थी। और इसके बाद मार्च 2006 से जून 2006 तक अमेरिका और तालिबान के बीच बहुत सारे जंग को लड़ा गया और इसी चीज़ ने तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत में फिर से एक बार इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना दिया। सो नाउ मूविंग टू थर्ड इवेंट, पावर स्ट्रगल इन तालिबान लीडरशिप। साल 2008-9 में चल रहे तालिबान अमेरिका की भारी जंग के चलते तालिबान को जंग के सामान और लड़ाई के लिए लोगों की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिसका सोल्यूशन तालिबान को अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाकों से मिलता है। इन्हीं इलाकों से तालिबान अपनी जंग के लिए लोगों की भर्तियां कराते, तो दूसरी ओर हर घर में IED, बम और जैकेट्स का प्रोडक्शन चलता। पाकिस्तान ने भी इसको अपनी बार्गेनिंग पावर को बना के रखने के लिए सपोर्ट करना जारी रखा। लेकिन आज यहाँ से सपोर्ट मिल रही TTP पाकिस्तान हुकूमत के अगेंस्ट जंग की शुरुआत कर चुका है, जिसके चलते पाकिस्तान आज इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। साल 2010 तक क्वेटा शुरा में सारे तालिबानी कमांडर जैसे अख्तर मंसूर, मुल्ला जाकिर, मुल्ला गनी ब्रादर और सिराजुद्दीन हक्कानी शुमार हो गए थे और इसी दौरान तालिबान लीडरशिप मुल्ला जाकिर और मुल्ला गनी ब्रादर के बीच अलग अलग सोच के चलते पावर स्ट्रगल की शुरुआत होती है। इन्हीं दिनों पाकिस्तान खुफिया जांच एजेंसी ISI के करीबी मुल्ला जाकिर को इस पावर स्ट्रगल में सपोर्ट करने हेतु पाकिस्तान में एक हाई वैल्यू ऑपरेशन रन किया जाता है, जिसके चलते पाकिस्तान सारे तालिबानी कमांडर्स को अपनी गिरफ्त में लेती है, जिसमें मुल्ला जाकिर और मुल्ला गनी ब्रादर का भी समावेश होता है। लेकिन बिना कुछ बताए मुल्ला जाकिर को ISI द्वारा रिहा किया जाता है, जो आगे तालिबान की कमान संभालते हैं। तो मुल्ला गनी ब्रादर को आगे 8 साल तक पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। लीडरशिप काउंसिल में चल रहे इन सारी रीजंस के चलते क्वेटा शुरा 2013 के एंड तक खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ we will move to fourth event, तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड इन अफगानिस्तान मेक्स अमेरिका अनकंफर्टेबल। साल 2013 की इस नाजुक मोड़ पर भी मुल्ला अख्तर मंसूर अपनी पाकिस्तानी सपोर्ट एंड सुप्रीम लीडर मोहम्मद ओमर के साथ रिलेशन का सहारा लेकर क्वेटा शुरा के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड फंड को जुटाने में कामयाब रहते हैं। तो आगे 2015 में तालिबानी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग अरेंज कर अख्तर मंसूर खुद को तालिबान का लीडर चुन लेते हैं। लेकिन 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में अख्तर मंसूर की बलूचिस्तान में मौत हो जाती है और इसके बाद लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए थर्ड रैंक कमांडर हुकुमजादा अब्दुल्ला को तालिबान लीडर बनाया जाता है, जिसका नतीजा यह रहा कि क्वेटा शुरा दिन ब दिन मजबूत होती गई। साल 2017 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया था, लेकिन फिर भी अफगान मिलिट्री अपने बेसिक इश्यूज को रिजॉल्व करने की काबिलियत नहीं रखती थी। इसी दौरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने भी अफगानिस्तान में जंग को भड़काने की पूरी कोशिश जारी रखी, क्योंकि वो अफगान वॉर में किसी भी कीमत पर तालिबान से कमज़ोर नहीं दिखना चाहते थे। लेकिन सच्चाई यही थी कि साल 2017 तक 70% ऑफ अफगानिस्तान पर कम्प्लीटली और पार्शियली तालिबान का ही राज कायम हो रहा था, जिसकी पुष्टि BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में की है। इस सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 2017 में अमेरिका कई वक्त अफगानिस्तान में बमबारियां करती रही, लेकिन किसी अननोन रीजन के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगेंस्ट द तालिबान स्टैंड अचानक से चेंज कर लिया और बिना अफगानिस्तान गवर्नमेंट से सलाह मसलत कर तालिबान लीडर के साथ बातचीत शुरू कर दी गई, जिसकी पुष्टि 29 फेब 2020 को एक प्रेस नोट द्वारा की गई, जिसके अकॉर्डिंग अमेरिका और तालिबान के बीच 4 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके चलते अमेरिका ने तालिबान के अगेंस्ट सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था और इसी वक्त UN द्वारा तालिबान का नाम टेरर ग्रुप से भी बाहर निकाला गया। लेकिन यहाँ आप भी सोच रहे होंगे 20 साल तालिबान के खिलाफ लड़े गए इस वॉर को अमेरिका तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद इतनी जल्दी अफगान से क्यों और कैसे निकल पाया। इसी चीज़ को समझने के लिए वी विल मूव टू फिफ्थ एंड फाइनल इवेंट, अमेरिका सेल्फिश गेम प्लान। साल 2018 में एक अमेरिकन डिप्लोमेट पाकिस्तानी मिलिट्री हेड मिस्टर बाजवा के साथ मीटिंग करता है और उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान की गिरफ्त में होने वाले तालिबानी को फाउंडर मुल्ला गनी ब्रादर को रिहा किया जाता है। अपनी रिहाई के बाद मुल्ला गनी ब्रादर तुरंत कतार के शहर दोहा में एक 5 स्टार होटल में शिरकत करते हैं,
जहां कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट और तालिबान के कमांडर प्रेजेंट होते हैं और इसी प्लान मूव के साथ अमेरिका एंड तालिबान में बातचीत की शुरुआत होती है, जिसमें अफगान गवर्नमेंट को ना के बराबर कंसीडर किया जाता है। 2019 में पूरे साल चली इस बातचीत में तालिबान ये समझ गया था कि अमेरिका किसी भी हालत में अफगानिस्तान से जल्द निकलना चाहता है, इसीलिए तालिबानी कमांडर अमेरिका की सारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर बातचीत में पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखाने लगे, जिसके चलते अमेरिका ने भी तालिबान की यहाँ तक की कंडीशन को मान लिया जिसमें अगर तालिबान अफगानिस्तान मिलिट्री पर हमला करता है तो अमेरिका इसका अपोज नहीं करेगा और कुछ जवाबी कार्रवाई करना चाहे तो तालिबान के दुश्मनी अड्डों पर कार्रवाई करेगा। ऐसे कंडीशंस को मानकर अमेरिका अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ गद्दारी तो कर ही रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली अफगान डेमोक्रेसी को हटाकर फिर से साल 2001 के तालिबानी हुकूमत को अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश कर रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें करके दरअसल अमेरिका क्या हासिल करना चाहता था, इसका एक ही जवाब हो सकता है कि इस रीजन में अनस्टेबिलिटी को बरकरार रख यहाँ रीजनल पावर्स की डोमिनेंस को कंट्रोल करना। अदर कंट्रीज में लड़े गए अमेरिकन जंग की हिस्ट्री को उठा के देखें तो हाँ दोस्तों, ये वही मूव थी जो अमेरिका अपने सेल्फिश ग्रेट गेम प्लान में हमेशा यूज़ करता है, जिसका परिणाम आज तक वियतनाम और इराक जैसे देश भुगत रहे हैं।